आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम साइंस की 1500 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे। पार्ट 1 के अंदर हमने यूनिट एंड मेजरमेंट के 100 क्वेश्चन किए थे। आज हम 80 क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके स्पीड एंड वेलोसिटी और मास और वेट से जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं लगभग वो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। वो बचेंगे तो वो हम अगले पार्ट में ले लेंगे। तो देखिएगा, जल्दी से चलते हैं, थोड़ा माइंड यहीं रखिएगा। और वन लाइनर है तो मैं चीज़ों को थोड़ा समझा नहीं पाऊंगा, तो देखिए फ्लो में चलेंगे। अगर आप इसके एक डिटेल वीडियो चाहते हैं ना, कि इसके कंसेप्ट आप क्लियर करना चाहते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी और मास और वेट के, तो आप मुझे एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसको डिटेल में एक वीडियो लेके समझा दूंगा। तो अभी वन लाइनर पे चलते हैं। जो एग्जैक्ट जो आपके लाइनें एग्जाम में आती है वो चीज़ें हम देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की कहते हैं, तो उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल क्या होता है आपके पास? दूरी बटा समय। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा आपके पास? चाल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। और देखिए, चाल और दूरी जो दोनों है ना, वो आपके क्या है? दोनों अदिश राशियां हैं। मतलब इनको व्यक्त करने के लिए आपको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। चौथी देखिएगा, किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को कहते हैं। देखो अब क्या आ गया, किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, और वेग क्या होता है आपके पास? विस्थापन बटा समय। अब एक चीज देखिएगा, आपके वेग और जो विस्थापन है ना, ये दोनों सदिश राशियां, मतलब इनको व्यक्त करने के लिए आपको दिशा की भी आवश्यकता होगी। और वेग का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। जो कि देखो, चाल और वेग का दोनों का ऐसा ही मात्रक आपके सेम ही रहेगा, लेकिन चाल तो क्या हो जाएगी आपके पास? अदिश राशि। और वेग क्या हो जाएगी आपके पास? सदिश राशि। अब आगे देखिएगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं। तो देखियो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। ठीक है, वस्तु में परिवर्तन की दर, ठीक है, सॉरी, वेग में परिवर्तन की धनात्मक दर। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को आपने सुना होगा कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ठीक है। लेकिन जब ऋणात्मक दर होती है ना, वेग में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, तो उसे हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। अब देखो, ये आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एक पिंड यदि नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए, ठीक है, मतलब हम पृथ्वी पर खड़े हों और हम ऊपर की ओर कुछ फेंकते हैं, तो उसमें जो त्वरण होगा ना, वो क्या होगा आपके पास? वो मंदन होगा, जिसे हम इंग्लिश में रिटार्डेशन भी कहते हैं। देखो, आपकी गुरुत्वाकर्षण कहाँ रहता है? पृथ्वी के सेंटर में। तो जब ऊपर से नीचे आती है ना, तो वो तो क्या होता है? आपके पॉजिटिव त्वरण होता है। ठीक है, मतलब वो परिवर्तन की दर कैसे होती है? पॉजिटिव। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे ना, तो वो नेगेटिव दर होगी। ठीक है, वो नेगेटिव रेट होगी, तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। एक पिंड यदि नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसमें त्वरण होता है। त्वरण होगा या मंदन? तो ठीक है, तो उसमें क्या होगा? यदि नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो मंदन होगा, और अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो क्या होगा? त्वरण होगा। ये चीज़ देख लीजिएगा। एक धावक 500 मीटर की परिधि वाले वृत्तीय मैदान के चारों ओर 5 चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन होंगे। तो देखो, दूरी और विस्थापन में आपको एग्जाम्पल यहीं से समझ में आएगा। विस्थापन क्या होता है? कि मिनिमम दूरी, ठीक है, तय की गई मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, अगर 5 चक्कर मारे तो एक घूम के तो वापस उसी जगह पर आ गया ना, तो जहाँ से चला था वहीं आ गया, तो मिनिमम दूरी कितनी हुई? मिनिमम दूरी तो जीरो ही होगी। लेकिन अगर 500 मीटर की परिधि के अगर वो 4 चक्कर लगा लेगा, तो दूरी दूरी क्या होता है? कि जितना उसने तय किया है, तो तय कितना क्या है? 500 मीटर की परिधि, 5 चक्कर, तो 2500 मीटर तो हो जाएगी आपके पास दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होगा? जहाँ से घूमा था वापस वहीं का वहीं आके खड़ा हो गया। मतलब क्या हुआ? उसने मतलब उसमें कोई दूरी तो है ही नहीं ना, शॉर्टेस्ट लेंथ तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। जहाँ से चला था वहीं आ गया, तो वो विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखिएगा, दो कार विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रही है, उनकी सापेक्ष चाल होगी। तो देखिए, सापेक्ष चाल क्या होती है? यदि दो कारें या कुछ भी दो कोई वस्तुएं अगर विपरीत दिशा में अगर गति कर रही है ना, तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी? दोनों की ऐड हो जाएगा, मतलब 40 + 20 60 हो जाएगी। लेकिन अगर यही देखो, विपरीत दिशा में है तो ऐड होगी, और अगर समान दिशा में है तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो कारें समान दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रही है, उनकी सापेक्ष चाल होगी। तो अब यहाँ क्या हो जाएगी? जब समान दिशा है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। एक पिंड नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो पिंड के त्वरण की दिशा होगी। तो देखो, जब कोई भी पिंड एक नियत चाल से, मतलब एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है ना, तो पिंड के त्वरण की दिशा क्या होती है? पिंड की गति के हमेशा लंबवत होगी। ये चीज़ ध्यान रखना। हमेशा एज इट इज आपको लाइनें क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्या ये संभव है कि पिंड की चाल समान हो परंतु फिर भी उसकी गति में त्वरण हो? तो हाँ, ये संभव है, लेकिन केवल वृत्तीय पथ पर जब गति हो रही होगी ना, तभी ये संभव है, वरना ये संभव
नहीं है। अब देखिए अगली लाइन देखिएगा, वृत्तीय पथ पर समान चाल से गतिमान पिंड पर त्वरण कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए जब वो वृत्तीय पथ पर गति करती है ना तो उसकी दिशा में बार बार परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। देखो जब गोल गोल घूमेगी तो क्या होगा, बार बार उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, और उसी दिशा में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अगली लाइन देखिएगा, क्या वेग बदलने पर चाल नियत रह सकती है। तो ठीक है, तो वेग बदलने पर चाल नियत रह सकती है, लेकिन वो गति कौन सी होनी चाहिए, केवल वृत्तीय गति होनी चाहिए। और अगली लाइन देखना, क्या चाल बदलने बदलने पर वेग नियत रह सकता है। तो देखो चाल बदलने पर वेग कभी भी नियत नहीं होगा, लेकिन वेग बदलने पर चाल नियत रह सकती है, केवल एक कंडीशन है, जब वो वृत्तीय पथ पर गति कर रही हो। क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वस्तु अधिकतम दूरी तय करेगी यदि प्रारंभिक वेग समान रहे। देखो क्या कह रहा है कि यदि हम पृथ्वी पर खड़े हैं और एक चीज़ को हम फेंके तो वो मैक्सिमम किस डिग्री से हम फेंके कि वो अधिकतम दूरी तय करे, तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा आपके, जब आप 45 डिग्री के एंगल से कोई भी पत्थर या फेंकोगे ना तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। क्षैतिज से किस वस्तु को किसी कोण पर फेंका जाए, किस कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम ऊंचाई तय करे। तो देखिए क्षैतिज से किस वस्तु को किसी कोण पर फेंका जाए, मतलब क्षैतिज मतलब नीचे खड़ा है हम, और किस कोण से उसको ऊपर फेंके कि मतलब वो अधिकतम ऊंचाई तय करे, तो वो कौन सा होगा, 90 डिग्री के एंगल पर जब आप पत्थर को ऊपर फेंकोगे ना तो मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। ये तो कॉमन से सवाल है, अपने निजी जिंदगी से जुड़े सवाल हैं, ये आपको भी पता ही होंगे। गति सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति का कोई अर्थ नहीं है, यह कथन किसका था। तो देखिए सीधा सा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, ये आपके आईएएस आईपीएस में पूछा था कि गति सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति का कोई अर्थ नहीं है, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, यह आइंस्टीन का कथन है। यदि किसी वायुयान से कोई वस्तु नीचे गिराने पर उसकी गति कैसी होगी, ठीक है। कोई वायुयान है, अगर उससे हम कोई वस्तु नीचे गिरा देते हैं तो उसकी कैसी गति होगी, प्रक्षेप्य गति होगी, मतलब परवलयाकार, ठीक है। तो कैसी गति होगी, प्रक्षेप्य गति होगी उसकी। एक वृक्ष से आम स्वतः टूटकर जमीन पर गिरता है, जबकि दूसरा तेज हवा के झोंके से टूटकर जमीन पर गिरता है, दोनों की गतियों में क्या अंतर होगा। देखो जब आम स्वतः टूटेगा ना तो वो सीधा का सीधा नीचे आके घूमे गिरेगा, मतलब वर्टिकल। ऊर्ध्व गति क्या होती है आपकी, वर्टिकल, ठीक है, सीधा का सीधा नीचे घूमेगा। लेकिन जब हवा से टूटेगा ना तो वो हवा के फ्लो में क्या हो जाएगा, प्रक्षेप्य गति हो जाएगी, मतलब परवलयाकार होगा, ठीक है। मतलब वो प्रक्षेप्य गति हो जाएगी जब वो हवा से टूटकर नीचे गिरेगा। तो अब देखिए गति के समीकरण, तो गति के कितने समीकरण होते हैं आपके पास, गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी तो क्या हो गया आपके पास अंतिम वेग, यू हो गया आपके प्रारंभिक वेग, ए हो गया त्वरण, और टी हो गया आपके क्या हो गया, समय हो गया। और देखिए द्वितीय समीकरण देखिएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या हो जाएगा आपके यहाँ, एस हो जाएगा आपके पास विस्थापन, यू प्रारंभिक वेग, टी समय, और ए हो जाएगा त्वरण, और टी हो जाएगा आपके पास समय। तीसरा समीकरण देखिएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए पता चल गया होगा, वी का मतलब तो अंतिम वेग, यू का मतलब प्रारंभिक वेग, ए का मतलब त्वरण, और एस का मतलब विस्थापन। देखिए बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, लगभग आपको हर एग्जाम में इन तीनों से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कन्फर्म है एग्जाम में मिलेगा, न्यूमेरिकल में करवा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। अब इन समीकरणों पे क्वेश्चन जो आते हैं वो देख लीजिएगा। गति का पहला समीकरण संबंध दर्शाता है। तो देखिए गति का पहला जो समीकरण है ना वो आपके वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। इसी तरीके से गति का दूसरा समीकरण आपके विस्थापन और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। वो गति का जो तीसरा समीकरण होता है वो हमेशा आपके वेग व विस्थापन के बीच में संबंध दर्शाएगा। ये चीज़ों तीनों चीज़ें दिमाग में बिठा लेना, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। गति के समीकरण लागू होते हैं केवल नियत त्वरण के लिए। देखो गति के समीकरण केवल वहीं लागू होंगे जहाँ त्वरण हो रहा होगा, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा होगा, तभी आपके गति के समीकरण हम वहाँ लागू कर सकते हैं। मतलब जिस जगह अगर आपका त्वरण है ना, केवल उसी जगह हम इन समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, उसके अलावा हम इन समीकरणों का प्रयोग नहीं कर सकते। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो देखिए वेग समय ग्राफ और समय अक्ष का क्षेत्रफल हमेशा आपके क्या दर्शाएगा, विस्थापन को दर्शाता है, ठीक है। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो वेग दर्शाता है। तो देखो मतलब समय के समानांतर मतलब नियत वेग से चल रही है, सीधी सी बात है, ये मतलब वस्तु का वेग क्या है, नियत है। आगे देखिएगा, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों क्यों झुक जाता है, वो गति के जड़त्व के कारण, ठीक है। ये किसके कारण झुकता है, गति के जड़त्व के कारण। और देखो जड़त्व क्या होता है, आपकी इनर्शिया होता है, ठीक है, इंग्लिश में जिसको हम इनर्शिया भी बोलते हैं। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो गति के नियमों का प्रतिपादन आपके किया था न्यूटन ने, ठीक है। अक्सर लगभग सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो गति के नियमों का प्रतिपादन आपके किया था न्यूटन ने।
गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया था? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार भी किसने किया था? न्यूटन ने। ऊपर फेंकने पर वस्तु नीचे क्यों आ जाती है? तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण आती है। ठीक है, कोई भी वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है ना। नीचे क्यों आती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया था? तो देखो, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो न्यूटन ने जो उल्लेख किया था ना, उनकी एक प्रिंसिपिया नाम की बुक थी, उसमें उन्होंने उल्लेख किया था गुरुत्वाकर्षण बल का। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप होता है? तो देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? उसके जड़त्व का माप होता है। एग्जैक्ट यही लाइन हमेशा सैकड़ों एग्जामों में ये भी आ चुका है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या फिर गति अवस्था में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करे। वस्तु की यह प्रवृत्ति उनके जड़त्व के कारण होती है, इसलिए इसे कहते हैं। तो देखो, ये गति का, न्यूटन की गति का पहला नियम है। ठीक है, न्यूटन के गति का पहला नियम है, उसे ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो देखिएगा इसको। अब आगे देखिएगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें पता चलता है। तो देखो, जो ये प्रथम नियम है ना, इससे हमको बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, प्रथम नियम है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इससे क्या मिलेगा हमको? बल की परिभाषा। और जो द्वितीय नियम होगा उससे हमको क्या मिलेगा? बल का परिमाण। और जो तीसरा नियम होगा ना, उससे हमको मिलेगा बल का गुण। आगे वो चीज़ें भी हम देखेंगे। तो देखिएगा, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तो देखो, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, और यहीं से आपको बल का परिमाण मिलता है, मतलब बल का सूत्र मिलता है। क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। एफ तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ? फोर्स, बल। एम क्या हो जाएगा? मास मतलब द्रव्यमान। और ए हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है, अब आगे चलिए। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें क्या पता चलता है? तो देखो, अभी हमने बात करी थी कि बल का परिमाण पता चलता है। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। इसे क्या कहते हैं? तो देखो, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, और यही क्या होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी है। ठीक है, न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है ना, वो यही है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये भी लगभग आपके सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तालाब या नदी में गिरते तालाब या नदी में तैरते समय गति के किस नियम की पुष्टि होती है? तो तालाब या नदी में तैरते समय गति के कौन से नियम की पुष्टि होगी? गति के तीसरे नियम की पुष्टि होगी। देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया का नाम नियम, तैरने वाला आगे बल लगाएगा तो पानी उसके ऊपर पीछे की तरफ बल लगाएगा, तो उसी कारण वो तैर पाता है। तो ये किसके कारण होता है? गति के तीसरे नियम के कारण। न्यूटन की गति के तीसरे नियम से हमें पता चलता है। तो देखो, बल का गुण मैंने बताया था ना, पहला न्यूटन की गति का पहला नियम क्या वो दर्शाएगा आपको? बल की परिभाषा। दूसरा बल का परिमाण, और तीसरा बल का गुण। ये चीज़ें दिमाग में बिठा लेना, अक्सर एग्जामों में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, भार क्या है? तो भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। ठीक है, तो भार क्या है? भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपके पास? एम जी। डब्ल्यू तो यह हो जाएगा वेट, एम हो जाएगा मास, और जी क्या हो जाएगा आपके पास? ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो एक चीज़ देखो, इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ रही है कि जो वेट है ना, वो आपकी गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है, लेकिन मास जो है वो स्वतंत्र राशि है। मास किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। द्रव्यमान हमेशा किसी भी जगह जाएगा वो सेम होगा, लेकिन वेट क्या होगा? वेट आपके हर जहाँ जहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज होता जाएगा, जहाँ जहाँ आपकी जी चेंज होता जाएगा, वहाँ वहाँ आपका वेट भी चेंज होता जाएगा। देखो, आगे देखते हैं इसी चीज़ को। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका कहलाता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका भार कहलाता है। चाहे आप वैसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, बात एक ही है। भार का मात्रक होता है। तो देखो, भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भार ले लो चाहे बल ले लो, एक ही चीज़ है। तो भार का मात्रक क्या होता है आपके पास? न्यूटन होता है। और इसको आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, देखो, एफ क्या होता है आपके पास? बल क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये क्या होता है? वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटेशन। लगभग दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो एक चीज़ देखिएगा। अब आगे देखिएगा, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका भार क्या होगा? तो देखो, वेट क्या होता है आपके पास? एम जी। एम तो क्या होता है आपके पास? एम कितना दिया हुआ है? 10 किलोग्राम। और जी का मान हमारा क्या होता है? 9.8 मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8। तो कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन। अगर द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर, ठीक है, ये पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम। एक चीज़ यहाँ लिखी नहीं है, मैंने नोट कर लेना कि पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। ठीक है, तो इसका भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर इसका भार क्या हो जाएगा? 98 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 9.8 जो जी का मान होता है ना, वो पृथ्वी का ही होता है। किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का कहते हैं। तो किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उसका द्रव्यमान कहा जाता है। किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पिछली वाली लाइन में देखा।
जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, तो उसे उस वस्तु को भार कहते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा W=mg, तो जी क्या होगा कि जो उसे अपनी तरफ खींचेगी, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, जबकि भार, देखो द्रव्यमान सदैव नियत रहेगा, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान हर जगह सेम होगा, लेकिन जो भार होता है ना वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा। मतलब अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा तो भार का मान भी बढ़ेगा, अगर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कम होगा तो भार का मान भी कम होगा। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होता है। तो देखिए चंद्रमा पर जी जो होता है ना वो पृथ्वी के जी का 1/6 होता है। मतलब अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना 9.8 है ना, तो 9.8 में आप 6 का भाग लगा दीजिए, वही क्या होगा, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होगा। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुव पर वस्तु का भार होता है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर वस्तु का भार हमेशा अधिकतम होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर आपके जी का मान वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर किस वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार होगा, तो देखिए ध्रुवों पर तो होगा अधिकतम, और भूमध्य बोल दो चाहे विषुवत बोल दो एक ही चीज़ है, वहाँ होगा पृथ्वी का जो जी होगा ना, पृथ्वी पर जो जी का मान होगा भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पर, वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। अगर जी न्यूनतम होगा तो क्या होगा, भार भी न्यूनतम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संवेग किसी वस्तु में किसी वस्तु पर आरोपित बल, ठीक है, संवेग किसी वस्तु में किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर बल आरोपित करने की क्षमता है जो वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो पी क्या होता है, P= क्या होता है आपके m×v। पी तो क्या हो जाएगा आपके पास संवेग, अम हो जाएगा मास, और वी हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी। तो संवेग क्या होता है, P=m×v। यहाँ से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको कोई भी तीनों में से दो चीज़ देके एक चीज़ पूछ ली जाती है। संवेग एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसका मात्रक है, तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, kg/सेकेंड। देखो मास का तो क्या हो जाएगा kg, और जो वेलोसिटी आ रही है उसका क्या हो जाएगा आपके पास मीटर/सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक kg/सेकेंड। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत है तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का कहते हैं आवेग। देखो संवेग को करते हैं पी से डिनोट, और आवेग जो होता है ना, आवेग क्या होता है, इम्पल्स, और संवेग होता है मोमेंटम। ठीक है, तो इम्पल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल पी से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, P=F×Δt। तो F t हो जाएगा। ठीक है, तो F t हो जाएगा। तो देखो इसका आवेग क्या है, आवेग भी एक सदिश राशि, जिसका मात्रक क्या हो जाएगा आपके पास किलोग्राम मीटर/सेकेंड। क्या हो जाएगा, kg/सेकेंड। ठीक है, और एक चीज़ जो आप इसको एक और चीज़ बोल सकते हो, देखो F×Δt है ना, तो आप इसको न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते हो। ठीक है, F का तो क्या हो जाएगा फोर्स का न्यूटन, और T का क्या हो जाएगा सेकेंड, तो आप न्यूटन सेकेंड भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण अन्य पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करने के गुण को कहते हैं। तो देखो किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण अन्य पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करने के गुण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता है जिसे कहते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है ना वो क्या होता है, g। गुरुत्वीय त्वरण को g से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, G m/r²। जी तो यहाँ हो जाएगा गुरुत्वीय, ठीक है, यहाँ तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक जो होता है ना जी, वो होता है। एमी क्या होता है आपके मास हो जाएगा किसका, अर्थ का मास, एमी का मतलब मास ऑफ अर्थ, और आर ही क्या हो जाएगा आपके रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, देखो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो ये जो G m/r² है ना, इसका मान क्या हो जाता है आपके, जब इसमें वैल्यू आप पुट करके करोगे तो 9.8 मीटर/सेकेंड² आपका मान निकल के आएगा। अब देखिए इन सबका मान क्या क्या होता है आप देख लीजिए। देखो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब G का मान क्या होता है आपके पास 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर/kg²। तो देखिए बहुत सी बार आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की डायरेक्ट यूनिट पूछ ली जाती है, तो यही यूनिट है उसकी, न्यूटन मीटर/kg²। ठीक है, अब देखिएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान का पता सबसे पहले किसने लगाया, तो किसने लगाया था, हेनरी कैवेंडिश ने लगाया था। पृथ्वी का द्रव्यमान, तो देखो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है 6 × 10⁻24 kg, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब देखो आपको जो ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है ना G m/r², जब ये सारी वैल्यू आप उसमें रखोगे ना तो आपका वैल्यू क्या आएगी 9.8 मीटर/सेकेंड²। ठीक है, तो पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना है, देखो पलायन वेग क्या होता है कि पृथ्वी से किसी वस्तु को किस स्पीड से हम फेंकें कि वो वापस लौट के ना आए, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण है ना पृथ्वी का वो उस जगह काम करना बंद कर दे कि इतने वेग से, तो वो वेग क्या होगा आपका, वो वेग आपका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड क्या होता है वो
11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अगर आप कोई चीज़ फेंकते हो तो वो वस्तु वापस लौट के नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिएगा जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया, तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, आपके गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का नियम किसने दिया सर्वप्रथम, गैलीलियो ने आपको दिया था। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परिध घुमाने की प्रवृत्ति को ही कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ये डेफिनेशन पूछी जाती है तो देख लीजिएगा। बल आघूर्ण एक सदिश राशि जिसका मात्रक, तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए, तो ग्रहों की गति के नियम सबसे पहले किसने, केपलर ने प्रतिपादित किए थे। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से अगर एक सेम, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक गलती हो गई, ये एक्सएम नहीं है, या सेम होगा, मतलब कुछ भी से ले लो, सेम एप्पल, ठीक है। अगर एप्पल छोड़ा जाए तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगा। मतलब अंतरिक्ष यान में कोई, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है ना, उससे अगर कोई एप्पल या कुछ भी, कोई फ्रूट या कोई भी चीज़ आप ड्रॉप करोगे तो वो क्या करेगा, उसी यान के साथ साथ चक्कर लगाने लग जाएगा। यही चीज़ होती है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, थोड़ी करेक्शन कर लीजिए, यहाँ एक्सएम की जगह सेम कर लीजिएगा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार कितना होता है, तो देखिए अभी हमने देखा कि W क्या होता है, mg। तो अगर 1 kg अगर है तो m का मान तो क्या हो जाएगा 1 kg, और g का मान क्या होता है 9.8 पृथ्वी पे, तो क्या हो जाएगा वो 1 को जब आप 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9.8 न्यूटन, हमारा आंसर आ जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो किस वैज्ञानिक ने बताया था, ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि जो सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, ठीक है। तो ये ब्रह्मगुप्त साहब थे हमारे, जिन्होंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तुल्यकालिक उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है, तो तुल्यकालिक जो उपग्रह होते हैं ना, उनकी जो परिक्रमण अवधि होती है वो होती है 24 घंटे। और तुल्यकालिक उपग्रहों को कितनी ऊंचाई पर प्रस्थापित किया जाता है, मतलब कितनी ऊंचाई तक उनको छोड़ दिया जाता है, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनको छोड़ दिया जाता है। एक वस्तु का पूर्ण भार जिस बिंदु पर समकेंद्रित माना जाता है उसे कहते हैं, देखो एक वस्तु का पूर्ण भार जिस बिंदु पर समकेंद्रित माना जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। जब किसी बंदूक की गोली से गोली दागी जाती है तो गोली बंदूक पर विपरीत दिशा में बराबर मात्रा में बल लगाती है। ये उदाहरण गति के किस नियम को परिभाषित करता है, तो ये गति के तीसरे नियम को प्रतिपादित करता है, ठीक है। मेज पर रखी घड़ी विराम अवस्था में रहती है जब तक कि उसे उठाया या धकेला नहीं जाता। ये गति के किस नियम का उदाहरण है, तो ये गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। देखो गति के नियम के जितने भी उदाहरण है ना, एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अक्सर इनसे क्वेश्चन आते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करती है तथा यह आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है। तो ये कौन सा नियम है, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर होता है, लेकिन जब वो प्रोपोर्शनल हटता है तो ये सार्वत्रिक नियतांक लग जाता है, तो क्या हो जाता है एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये m1 और m2 तो क्या हो जाएंगे, कोई भी दो पिंड हो गए, और d क्या हो जाएगा, उनके बीच का डिस्टेंस। अब देखिएगा जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो देखो जब भी ये तीनों लाइनें हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें दिमाग में बिठा लीजिएगा। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, दिन साफ रहने की संभावना होती है। लेकिन जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है कि मौसम बिगड़ने की और आंधी तूफान आने की संभावना हो जाती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है, आपका वर्षा होने की संभावना होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपके इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में और 82 क्वेश्चन यहाँ हो गए। अब हम आपके जो वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, वर्क मास सॉरी आपके ये, ठीक है, वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो हम अगले वीडियो में लेंगे। उसके बाद आपके साउंड और लाइट भी लेंगे हम इसमें, और एक लाइट, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके, उनसे हम कवर करेंगे। तो लगभग 300, 350, 400 क्वेश्चन और होंगे जो आपके फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।